आप देख रहे हैं KEP लाइव। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं। ये पाबंदियां इस तरह से लगाई गई हैं कि आपको घर से कैसे बाहर निकलना है, आपको धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किस तरह से करना है, आपको अपने यहाँ पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन किस तरह से करना है, आपको दुकान कैसे खोलनी है, आपको किस तरह से सामाजिक कार्यक्रम करने हैं। ये विभिन्न प्रकार की पाबंदियां पूरी दुनिया में लगाई गई हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा रही है और धीरे धीरे इन पाबंदियों से छूट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब दुनिया के सामने एक नया वेरिएंट है जिसे डेल्टा के नाम से जाना जा रहा है और कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट जिसे डेल्टा कहा जा रहा है, ये फिर से दुनिया के सामने एक संकट खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया इन पाबंदियों से बाहर निकलेगी या डेल्टा वेरिएंट की वजह से पाबंदियां ऐसे ही लगी रहेंगी। बात भारत की करेंगे और वो भी कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी हुई बात करेंगे। भारत के एक राज्य जिसे मेघालय कहा जाता है, मेघालय में एक आदेश हुआ और इस आदेश में ये कहा गया कि सभी दुकानदारों के लिए, टैक्सी चालकों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए ये आवश्यक है कि वो कोरोना वायरस की जो रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाई गई है उसे अनिवार्य रूप से लगवाएं, तभी वो अपना काम कर सकते हैं। हालांकि मेघालय के हाई कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट ने ये कहा कि सरकार द्वारा जो आदेश किया गया है ये आदेश व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर जनपद के पारोख गांव के रहने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों का जिक्र किया, अपने तमाम दोस्तों का जिक्र किया और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि एक गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर मैं पहुंचा हूं। ये भारत के संविधान की देन है जिसकी वजह से मैं भारत का राष्ट्रपति बना हूं। अब बात लखीमपुर जनपद की करेंगे। हमारे सहयोगी डॉक्टर आसिफ खान ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय अंजनापुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली फूलबेहड़ द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया और महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा जैसे अपराधों से किस तरह से बचना है, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। महिलाओं को जागरूक किया गया, ये बताया गया कि पुलिस उनकी किस तरह से कब सहायता करती है और वो पुलिस से किन किन मामलों में, किन किन परिस्थितियों में सहायता ले सकती है। बाढ़ के पानी की वजह से भी लखीमपुर खीरी में बहुत नुकसान हो रहा है। कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों को जाने वाले रास्ते अब कट गए हैं बाढ़ के पानी की वजह से और उन गांव को जाने वाले संपर्क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इन मार्गों में निकलना जान को जोखिम में डालना होगा, लेकिन लोगों के सामने मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत इन्हीं रास्तों से निकलकर अपने गांव पहुंचते हैं। बात करें अगर ब्लॉक फूलबेहड़ की, तो ब्लॉक फूलबेहड़ में दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन गांवों को जाने का संपर्क मार्ग अब जर्जर हो चुका है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। बड़ा गांव बसाहा, मेहंदी और खगईपुरवा जाने वाला जो रास्ता, इस वक्त जो वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस वीडियो में इन गांवों में जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। बात खीरी टाउन की करेंगे। हमने आपसे कहा था कि ऐसे परिवारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन परिवारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अपनों को खोया है। किसी का बेटा गया है, किसी के पति गए हैं इस दुनिया से और किसी के बुजुर्ग माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। तमाम परिवारों के सामने संकट है और वो संकट रोजी रोटी का संकट है, वो संकट है परिवार के संचालन का संकट है, वो संकट है कि किस तरह से आने वाले दिनों में उनके परिवार का खर्च चलेगा, किस तरह से आने वाले दिनों में बच्चों की पढ़ाई चलेगी। ऐसे ही एक परिवार से हमने संपर्क किया जो परिवार मोहल्ला तबेला का रहने वाला है। उपकार सिंह का परिवार है। उपकार सिंह की मौत कन्फर्म कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई थी। उन्होंने कोरोना की जांच कराई थी और जांच में वो पॉजिटिव पाए गए थे। सांस लेने में तकलीफ थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया समय से, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उनके परिवार तक हमने पहुंचकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं।
पूरे देश में कोरोना ने तबाही मचाई है। इस तबाही का असर खीरी टाउन में भी दिखाई दिया और खीरी टाउन में लगभग 150 से 200 लोगों की मौत हुई है। 150 से 200 परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों से कोई ना कोई ख़त्म हो गया है, इस दुनिया में नहीं रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके सामने अब संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति कमाने वाला था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये माना जा सकता है कि जब वो व्यक्ति इस दुनिया में रहा होगा तो अच्छी कमाई करता होगा, एक अच्छा पारिवारिक स्टैंडर्ड रहा होगा। लेकिन अब वो जब इस दुनिया में नहीं रहा है तो परिवार का खर्च कैसे चल रहा है, परिवार की मदद हो रही है या नहीं हो रही है, इन तमाम जानकारियों को ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर समाज सेवी देख रहे हैं तो समाज सेवी ऐसे परिवारों की मदद करें। सरकारी महकमा अगर देख रहा है तो सरकारी महकमा ऐसे परिवारों की मदद करे। जो मुसीबतों का पहाड़ इन लोगों के ऊपर टूटा है, जो मुसीबतों का अंबार इन लोगों के ऊपर लगा हुआ है, वो दास्तान सुनाने के लिए हम आज मौजूद हैं उपकार के घर के ऊपर। उपकार एक राजगीर मिस्त्री हुआ करते थे और ठेकेदारी का काम करते थे। अपने समय में अच्छा काम उनका चल रहा था और अच्छे काम की वजह से एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा उनका था। लेकिन अब वो नहीं रहे। उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। उनके सामने अब अंधकार दिखाई दे रहा है और अंधकार इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उपकार अकेले काम करने वाले थे और अब उपकार इस दुनिया में नहीं रहे। कौन काम करता होगा, किस तरह से परिवार का खर्च चलता होगा और कितने दिनों तक उपकार का कमाया हुआ धन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक समय सीमा निर्धारित होती है, चाहे जितना धन हो आपके पास वो एक दिन खत्म हो जाना है। अगर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अगर कोई कमाने वाला नहीं बचा है। उनकी पत्नी और बच्चे 4 बच्चे हैं। एक 7 साल का 6 साल का मासूम बच्चा है। वो अपने पिता का इंतजार करता है। माँ बताती हैं कि वो पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो नहीं आने वाले हैं। उसके सामने भविष्य का भी संकट दिखाई दे रहा है। वो पिता जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामनाएं करता है, वो पिता जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पूरा जिंदगी लगा देता है, जीवन लगा देता है, जी जान से मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन अब वो पिता नहीं है। उनके परिवार का खर्च कैसे चल रहा है और किस तरह से चल रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं। उपकार की पत्नी हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके परिवार में इस समय खर्च चल रहा है और क्या हुआ था, कब, किस तरह से, कौन सी घटनाएं उनके साथ घटित हुई। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? उपकार सिंह। क्या करते थे वो काम? वो ठेकेदारी करते थे। अच्छा, कब खत्म हुए वो? 15 अप्रैल को। क्या हुआ था उनको? उनके बुखार आया था, इलाज कराया तो जो है 2 दिन के बाद ख़त्म हो गए वो। कोरोना की जांच कराई थी? हाँ हुई थी। उसमें पॉजिटिव निकले हाँ थे? पॉजिटिव निकले थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, एक छोटा ये लड़का है। अच्छा, अभी बच्चा तो छोटा है, बच्चे लड़कियां तो पढ़ रही होंगी आपकी? हाँ बच्चे सब पढ़ रहे थे, ये भी पढ़ रहा था और बच्चियां भी पढ़ रही थी। एक लड़की की शादी हो गई है। ये एक करने वाली है लड़की, एक इससे छोटी लड़की है। अच्छा, तो अब परिवार का खर्च वगैरह किस तरह से चलता है? खर्च क्या, अब देवर हैं, उनके सहारे हैं। अब ऐसा खर्चा कौन उठाएगा? हम तो कहीं जाते भी नहीं थे, वो पूरा खर्चा उठाते थे। सरकार से आप क्या चाहती हैं, कोई मदद वगैरह? हमको सरकार से मदद चाहिए। अब हमारी बिटिया शादी करने के लायक हो गई है, एक की भी शादी करनी है और पढ़ाई लिखाई, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी की जिम्मेदारी है। कैसे पढ़ाई होगी अब? तो अब परिवार के सामने, आपके सामने संकट है। संकट तो है, ये बहुत बड़ा संकट है। ये आपका बेटा है, क्या नाम है आपका बेटा? आयुष्मान। पापा आपके अब नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है। ये वो परिवार है और एक बेटा है 7 साल का छोटा। वो बता रहा है कि अब हमारे पिता नहीं हैं, हमें किस तरह का लग रहा है। शायद वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है। जिसके पिता ना हो और 7 साल का बेटा हो, उसे कैसा लगेगा, इस बात का सिर्फ अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके परिवारों में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। यहाँ पर समाजसेवी भी मौजूद हैं, एक कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे हम कि वो ऐसे परिवारों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये उपकार आपके मोहल्ले के रहने वाले थे और आप चूँकि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, आपकी माता जी यहाँ की सभासद रही हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कर रहे हैं?
हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों को लाभ पहुंचाया जाए, जो भी गवर्नमेंट इनके लिए स्कीम निकाले। और ये हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम बनाए जो कि इनके भविष्य में आगे चल के काम आए, जो इनके बच्चे, इनका पालन पोषण हो सके और इनका जीवन अच्छी तरीके से कटे। क्योंकि ये समाज सेवी आप हैं, समाज सेवी होने के नाते ऐसे परिवारों में समाज सेवियों की भी मदद होनी बहुत ज़रूरी है। ये तो ठीक है, लेकिन जो भी हो सकता है, जो संभव मदद हो सकती है तो हम लोग कर ही देंगे। अगर जो कभी भी इनको भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आपके वार्ड में कुल कितने लोग कोरोना काल में ख़त्म हुए होंगे? जहाँ तक मेरे नॉलेज है तो लगभग 8-10 लोग जो है उनका स्वर्गवास हुआ है। 8-10 लोग इस मोहल्ले से कोरोना काल में चले गए। अब उनका परिवार है, परेशानियां हैं, लेकिन सभी परिवारों के सामने अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। सभी परिवारों के सामने अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। मजबूरी इस परिवार के सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, 4 बच्चे थे, अभी भी एक 7 साल का बच्चा है, 2 बच्चियां पढ़ रही हैं। और पत्नी के सामने यकीनन एक संकट है, क्योंकि बाहर कभी निकली नहीं है, बाहर का कोई काम किया नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानियों में है। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि उपकार के परिवार के सामने अब संकट है। संकट इसलिए है क्योंकि 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में सबसे छोटा बेटा है जिसकी उम्र 7 से 10 साल के करीब होगी, यानी वो भी पढ़ने वाला है, काम करने वाला नहीं है। और इसके अलावा 3 बेटियां हैं। परिवार में अब कोई काम करने वाला नहीं बचा है और पत्नी है, वो भी घरेलू महिला है, उन्होंने कभी बाहर का कोई काम नहीं किया है, इसलिए उनके सामने अब संकट है। परिवार कैसे चलेगा और किस तरह से परिवार का संचालन किया जाएगा, रोजी रोटी किस तरह से चलेगी और किस तरह से बच्चों की पढ़ाई आगे चलेगी, इस तरह के तमाम संकट हैं। मकान बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि उपकार अपने जीवन काल में बहुत अच्छा काम करते थे, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड था, लेकिन अब कोई काम करने वाला नहीं है। कब तक उनके द्वारा जो अर्जित किया गया धन है, उस धन से कब तक खर्च चलता रहेगा और कैसे इस परिवार का आने वाले दिनों में खर्च चलेगा, जीवन यापन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस परिवार को उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार कोई मदद करेगी और मदद इन तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से इनका जीवन इन कठिनाइयों से थोड़ा निकलेगा और आसानी से जीवन यापन हो सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे परिवारों की सुध लेगी और सरकार ऐसे परिवारों तक मदद पहुंचाएगी और उस मदद के जरिए इन परिवारों का जो जीवन संकट में है, जो परेशानियों में है, उन तमाम परेशानियों से इनको छुटकारा मिलेगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।